हेलो एवरीवन। आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट के अपनी थर्ड क्लास में जो दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं, नेग्लिजेंस एंड नेटवर्क शॉक। इसमें नेग्लिजेंस थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ है, इसके जो आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो आप इससे जल्द रजिस्टर कीजिए, क्योंकि इसमें जो डिस्काउंट अवेलेबल है वो सिर्फ 3 दिन तक डिस्काउंट अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे नेग्लिजेंस की। नेग्लिजेंस का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग के बाद हम डेफिनेशन देखेंगे। तो मीनिंग जनरली क्या होता है नेग्लिजेंस। अगर मैं नेग्लिजेंस कहूँ तो नेग्लिजेंस का हम डायरेक्ट मतलब देखते हैं केयरलेसनेस एक्ट। कोई ऐसा एक्ट जिसमें आप क्या हो, केयरलेस रहे हो, यानी कि लापरवाही। बट यहाँ पे जो है इसमें बहुत चीज़ें हमें देखनी है, जैसे कि यहाँ पे एक मेंटल एलिमेंट की ज़रूरत है। मेंटल एलिमेंट की ज़रूरत कैसे है कि जब कोई स्टेट ऑफ माइंड किसी पार्टी का जब वो एक्ट कर रहा है तो वो किस तरह का है, तो क्या यहाँ पे उसकी इंटेंशन है या नहीं। नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि जो केयरलेस एक्ट है उसमें आपने इंटेंशनली नहीं किया। जैसे लॉ में जनरली क्या होता है, इंटेंशन बहुत मैटर करती है, नेग्लिजेंस में लेक ऑफ इंटेंशन होती है। और उसके साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो वो यहाँ पे क्या है, कंडक्ट। कंडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आईपीसी की भी क्लास देखी होगी उसमें एक्टस या कंडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कोई रॉन्गफुल कंडक्ट नहीं करते तब तक उसके लिए आप लाइबल नहीं होते। एक अगर मैं कहूँ नॉर्मली कंडक्ट तो वो अलग चीज़ है, लेकिन रॉन्गफुली जब आता है तो यहाँ पे उसमें लाइबिलिटी बनती है आपकी, और यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो इसमें रिकग्नाइज्ड लाइबिलिटी है। इसके साथ चाहे तो आप एक केस है डोनेग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, ये 1932 का केस है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। तो ये केस जो है नेग्लिजेंस को एक तरह से कंडक्ट के टाइप पे देखता है कि कंडक्ट आप क्या कर रहे हो। कंडक्ट बहुत ज़रूरी होता है, ना कि स्टेट ऑफ माइंड। ये इस केस में कहा गया था, ये केस सब सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो इसके साथ यहाँ पे नेग्लिजेंस और इंटेंशन एक्ट में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँगी। नेग्लिजेंस में क्या होता है कि एक केयरलेस एक्ट होता है जिसका जो परिणाम है वो खराब आता है, नेग्लिजेंट आता है। इंटेंशनली एक्ट में क्या होता है कि इसमें परिणाम जो है, कॉन्सिक्वेंसेस जो है, उसके लिए पर्सन क्या होता है उसको पता होता है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा और वो एक्ट करता है। जबकि नेग्लिजेंस में तो उसको पता नहीं होता कि इसका क्या एक्ट होगा, क्या इसका कॉन्सिक्वेंस होगा, बट वो एक्ट कर देता है। तो नेग्लिजेंस में एक चीज़ और होती है कि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस को हम नहीं जानते कि क्या होगा, बट फिर भी वो करते हैं। और इसके साथ यहाँ पे जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा डैमेजेस जो है वो नहीं रेफ़र किए जाते, बहुत ज़्यादा डैमेजेस एक्सपेक्ट नहीं किए जाते। बट यहाँ पे इंटेंशनली क्या होता है, इंटेंशनली एक्ट में यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो डिज़ायर्ड आए या ना आए फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आप कॉन्सिक्वेंसेस के प्रति जागरूक होते हो, और इसमें जो है वो आपकी जो एग्जाम्पलरी डैमेजेस होते हैं वो होते हैं। खैर ये आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से। इसके बाद जो ज़रूरी है वो ये है कि नेग्लिजेंस की डेफिनेशन क्या है। नेग्लिजेंट की जब हम डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन में हम इसके 3 एलिमेंट देखेंगे, और 3 एलिमेंट के साथ हम यहाँ पे पहला एलिमेंट हमारा ड्यूटी टू टेक केयर, दूसरा है ब्रीच ऑफ सैड ड्यूटी, तीसरा है द डैमेजेस। तो ड्यूटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम जनरली देखें तो ड्यूटी को हम किस तरह से रिकग्नाइज करेंगे। ऐसे तो अगर मैं नेग्लिजेंट कहूँ तो किसी का भी कोई एक्ट है, कोई ना कोई पर्सन नेग्लिजेंट एक्ट कर देता है, बट ज़रूरी नहीं होता कि वो नेग्लिजेंट एक्ट किसी और पर्सन के लिए हार्मफुल हो। तो यहाँ पे ज़रूरी ये है कि उस चीज़ का ध्यान रखना कि आपसे नेग्लिजेंट एक्ट ना हो। तो वो ड्यूटी टू टेक केयर है, यानी आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आप उस चीज़ का ख्याल रखो। अगर कोई आपकी ख्याल रखने की ड्यूटी है ही नहीं तो आपसे कोई कैसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप ये काम करेंगे। तो यहाँ पे जिस पर्सन पे जो ये नेग्लिजेंट का एक्ट का नेग्लिजेंस को जो क्लेम किया जा रहा है जो भी है, तो उस पर्सन के पास से ड्यूटी भी होनी चाहिए कि वो उसका ख्याल रखे। और ड्यूटी यहाँ पे जैसे कि किस तरह से होनी चाहिए, लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, मोरल ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। लीगल ड्यूटीज़ होनी चाहिए टूवर्ड्स नेबर यानी आप प्लेंटिफ की जो पर्सन आपके एक्ट से अफेक्ट हो रहा है, जो आपके एक्ट से प्रभावित होगा, यहाँ पे नेबर का मतलब वो है। यहाँ पे नेबर का मतलब जनरली खाली सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो आपके पड़ोस में रहता है। जो भी पर्सन आपके एक्ट से प्रभावित होगा, जो भी आपके एक्ट से इफेक्ट होगा, वो नेबर होगा। और प्लेंटिफ भी इसमें वही होता है जो केस करता है।
जो क्लेम लेके कोर्ट में जाता है। तो ड्यूटी ऑफ टेक केयर है इसमें। तो जैसे कि यहाँ पे आप इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए का जो है वो घर बन रहा है और बी उसका नेबर है, उसके पड़ोस में है। तो बी के पर ये ड्यूटी है कि वो अपना घर इस तरह से बनवाए कि बी का कुछ नुकसान ना हो, या बी को कोई भी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग डैमेजेस ना हो, कोई बॉडीली इंजरी ना हो। ये ड्यूटी ए की है। तो अगर ए के घर बनने से कुछ भी लॉस होता है बी का, तो ए उसके लिए लाइबल होगा, क्योंकि ए की ड्यूटी है टेक केयर करने की। और इसके बाद सेकेंड है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, और जो ड्यूटी है उसकी ब्रीच हो। जैसे कि हम इस केस में देखते हैं, जो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, ए की गलती की वजह से ए ने ध्यान नहीं दिया और उसने या तो कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से उसकी कोई वॉल गिर जाए या कुछ भी हो जाए, तो जो इससे लॉस होगा बी को, बी उसके लिए क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे वो जो लीगल ड्यूटी थी उसके टेक केयर की, वो यहाँ पे ब्रीच हो जाती है। थर्ड चीज़ है डैमेजेस होना। अब इस केस में बी को डैमेजेस किस तरह से होने चाहिए, बी को डैमेजेस होने चाहिए या तो फिजिकल हार्म हो, यानी कि बॉडीली इंजरी होनी चाहिए। बॉडीली इंजरी के साथ या तो रेपुटेशन को इंजरी होनी चाहिए। जैसे हम टॉर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रिमिनल एक्शंस तो नहीं होते हैं, तो टॉर्ट में जब क्रिमिनल एक्शंस नहीं होते, सिविल एक्शंस ही होते हैं, तो ये रेपुटेशन जो है इसमें, वो भी हार्म टू रेपुटेशन इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद है हार्म टू प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी को हार्म हो रहा है तो भी ये नेग्लिजेंस एक्ट में आएगा। इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, मेंटल हार्म, दैट इज नर्वस शॉक। नर्वस शॉक हम इसी वीडियो में कवर करेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि है तो नर्वस शॉक को समझना ज़रूरी है। तो मेंटल हार्म जो है यहाँ पे, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी किस में आएंगी, नेग्लिजेंस में आएंगी। नेग्लिजेंस यहाँ पे किसे कहेंगे, अगर किसी पर्सन की ड्यूटी थी कि वो टेक केयर करे और वो उसी ड्यूटी का क्या करता है, उसी ड्यूटी को ब्रीच कर देता है, और ब्रीच करने के बाद यहाँ पे क्या होते हैं, सामने वाले पार्टी को डैमेजेस होते हैं, तो वो यहाँ पे क्या कहलाएगा, यहाँ पे वो कहलाएगा ब्रीच ऑफ यहाँ पे नेग्लिजेंट एक्ट कहलाएगा। और नेग्लिजेंट एक्ट यहाँ पे क्या है, इसमें टॉर्ट में वो क्या है, वो लाइबिलिटी इसमें बनती है, टॉर्ट में उसकी लाइबिलिटी बनती है। अब इसके साथ यहाँ पे एक चीज़ और है कि नेग्लिजेंस में क्या है कि किसी ए ने, मान लो ए की गलती की वजह से, जो भी हम एग्जांपल ले रहे थे, बी को प्रॉपर्टी को लॉस होता है या बॉडीली इंजरी कुछ भी होता है, तो ऐसे केस में बर्डन ऑफ प्रूफ की अगर हम बात करें, ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे ये होगा कि बी इस चीज़ को बताए, इस चीज़ को क्लियर करे कि हाँ ए के पास जो थी ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों एलिमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये ड्यूटी बी की होगी। कि क्या ए के पास ड्यूटी टू टेक केयर थी, क्या ए ने उस ड्यूटी को ब्रीच किया, क्या ए के एक्ट की वजह से बी को इंजरी हुई, ये सारी चीज़ें तो बी इसमें बताएगा। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, रेस इप्सा लोक्यूटर। रेस इप्सा लोक्यूटर जो है एक एविडेंस का रूल है, और यहाँ पे इसको हम इस बात के बर्डन ऑफ प्रूफ जैसे हम देखते हैं उसकी एक्सेप्शन के तौर पे देख सकते हैं। रेस इप्सा लोक्यूटर का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ जो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो क्लियरली यहाँ पे दिख रही है, क्लियरली है, वो खुद में जो इंसिडेंस है वो खुद में बता रहा है कि वो क्या इंसिडेंस है। और ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है, वो आपको कोई और पर्सन को बर्डन ऑफ प्रूफ के थ्रू प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ का काम नहीं होता, चीज़ें अपने आप क्लियर होती हैं और ये साफ दिखाई देता है कि जो डिफेंडेंट पार्टी है उसकी गलती है या उसकी नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस एक्ट है। ठीक है, अब इसमें कुछ हम प्रोफेशनल नेग्लिजेंस की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस आईपीसी में भी थोड़ा थोड़ा टच कर जाता है, तो इसके रिगार्डिंग जैसे जैकब मैथ्यू का केस हो गया, नरसिम्हा राव का केस हो गया। अभी तो आपको केसेस के नाम नहीं ध्यान रखने हैं, बट प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज काइंड ऑफ लाइक कि आप जैसे देखते हो हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में गलत ट्रीटमेंट की वजह से या तो लेक ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से, जैसे कि आपने देखा होगा अभी कोविड की सेकेंड वेव के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आए थे जिस लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। तो यहाँ पे तो खैर बहुत ज़्यादा वो एक पेंडेमिक है, बट जनरली क्या होता है कि अगर हॉस्पिटल में आपको गैस सिलेंडर अवेलेबल नहीं है ऑक्सीजन का, और यहाँ पे या तो आपको लग रहा है कि उन्होंने इंटेंशनली नहीं दिया या बियॉन्ड लिमिट से ज़्यादा टाइम हो गया है, लिमिट से ज़्यादा टाइम हो गया है और आपको गैस सिलेंडर अवेलेबल नहीं किया गया, तो ऐसे केसेस में कई बार मेडिकल नेग्लिजेंस माना जाता है। तो इस तरह की जो नेग्लिजेंस होती है, जो प्रोफेशनली नेग्लिजेंस होती हैं, उनको हम क्रिमिनल नेग्लिजेंस में इंक्लूड नहीं करते। नेग्लिजेंस जो है वो क्रिमिनल भी हो सकती है और
सिविल भी हो सकती है। तो जो ऐसे नेग्लिजेंस होते हैं, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, चाहे उसमें किसी पेशेंट की जान चली जाए, तो वो नेग्लिजेंस जो है टॉर्ट में कवर होते हैं। उनके नेग्लिजेंस के रिगार्डिंग आप सेक्शन 304 क्लॉज ए जो है इसके आईपीसी में नहीं जा सकते कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस के रिगार्डिंग आप उसको पनिश करो। यहाँ पे जो कुछ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस होते हैं उनको टोर्ट में कवर किया जाता है। अब इसके साथ यहाँ पे अब हम थोड़ा सा देखेंगे नर्वस शॉक के बारे में। नर्वस शॉक जनरली हम जानते हैं कि शॉक्ड हो जाना, शॉक्ड कैसे हो जाना, ठीक है। तो शॉक यहाँ पे एक सिर्फ माइंड के शॉक से डिफरेंट है, सॉरी बॉडीली इंजरी से डिफरेंट है। अगर आपको बॉडीली इंजरी हो रही है दैट इज डिफरेंट, बट नर्वस शॉक जो है आपका वो डिफरेंट है। और इसको हम एक साइकाइट्रिक इलनेस की तरह भी देख सकते हैं, जो काफ़ी केसेस में ये समझ में आया है। तो नर्वस शॉक में जनरली क्या होता है कि वर्ड, जेस्चर और सीनरी होती है। जो सीनरी होती है इनकी वजह से एक पर्सन को नर्वस शॉक होता है। जैसे मैं आपको इसमें एग्जांपल देती हूँ। एक जो लेडी है, ठीक है, एक लेडी, यहाँ पे उसका नाम हम ए रख देते हैं। एक लेडी होती है और उसको फ़ोन आता है कि उसके हस्बैंड और उसके 3 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। और वो जैसे ही हॉस्पिटल में जाती है, वो देखती है कि उसके हस्बैंड जो है हॉस्पिटल बेड पे हैं और उसके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा इंजरी आई है, सारे में ब्लड पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो उसके 3 में से उसको, जैसे वो ये सारा सीन देखती है, अपने 2 बच्चों को देखती है कि उसके दोनों बच्चे भी पूरी तरह से उनकी बॉडी पे खून है, इंजरी है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे देखती है। और उसके बाद जैसे ही ये सब कुछ देख रही होती है, तो वैसे ही यहाँ पे उसको ये खबर सुनाई देती है कि यहाँ पे जो उसका एक 3rd चाइल्ड है उसकी डेथ हो गई है। तो ये सारा सीन देख के वो नर्वस शॉक्ड हो जाती है, उसको मेडिकल इलनेस हो जाती है, सॉरी मेंटली इलनेस हो जाती है, वो पूरी तरह से नहीं समझ पाती कुछ भी। तो ऐसे केस में जिस पर्सन ने एक्सीडेंट किया है, जिस पर्सन के नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से ये पूरा इंसिडेंस हुआ है, यहाँ पे वो पर्सन जो है उस पर्सन की लाइबिलिटी बनेगी, उस पर्सन की लाइबिलिटी यहाँ पे नर्वस शॉक के लिए बनेगी। अब इसको हम समझेंगे इस एग्जांपल से। इस एग्जांपल में हम सारे जो इसके एसेंशियल्स हैं उनको फिट करेंगे और इसको समझेंगे। तो इसमें जो एग्जांपल था, इसमें वर्ड, जेस्चर और सीनरी जो है, सीनरी देख सकते हैं हम, तो जेस्चर जैसा तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो पूरा सीन था वो उसकी वजह से उसको नर्वस शॉक हुआ। दूसरी चीज़ जो इंजरी हुई है वो इनडायरेक्टली ब्रेन में हुई है। इसमें क्या होता है कि नर्वस शॉक में इंजरी ब्रेन में होती है, बॉडी में ज़रूरी नहीं है। और इफेक्ट कम्स अंडर टॉट, और यहाँ पे जो इसके इफेक्ट है, ये वाला इफेक्ट जो है नर्वस शॉक, यहाँ पे नर्वस शॉक हमें टॉट में इंक्लूड होता है और ये बॉडीली इंजरी से अलग है। नर्वस शॉक के बारे में हम देखें तो ये पहले रिकग्नाइज नहीं था, इसे बाद में यहाँ पे टॉट में रिकग्नाइज किया गया है। तो इसके बाद अब हमारे जो है टॉट में ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बचते हैं। तो टॉट में जितने भी अब टॉपिक्स हैं वो आगे आने वाली हम क्लास 4 और क्लास 5 में हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसके साथ ही अगर आप DOLLB की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑफर से 3 दिन तक वैलिड है। एंड थैंक यू।